दिस इज़ आगा शहरियार ख़ान। आज हम बात करेंगे स्टीवन पिंकर की बुक इनलाइटनमेंट नाउ के बारे में। ये बुक जो है वो कॉमनली हेल्ड वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करती है। कॉमनली वर्ल्ड व्यू क्या है? कॉमनली वर्ल्ड व्यू यह है कि द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वर्स विद ईच पासिंग ईयर। चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो इनक्वालिटी हो, चाहे वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो, वो वर्स्ट होते चले जा रहे हैं गुजरते टाइम के साथ। और अगर कंटेम्प्रेरी एरा को पास से कंपेयर किया जाए तो हालात बेहतर नहीं बल्कि बदतर होते जा रहे हैं। तो ये बुक जो है इस परसेप्शन को चैलेंज करते हुए इस बात को प्रूव करती है द वर्ल्ड इज गेटिंग प्रोग्रेस विद ईच पासिंग ईयर बिकॉज ऑफ इनलाइटनमेंट आइडियाज लाइक रीजन, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म। और इस बुक में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके लिए एक साउंड एविडेंस और प्रूफ मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी बुक में जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक है ऑथर की क्रेडिबिलिटी और एक है जी द अमाउंट ऑफ एविडेंस प्रेजेंट इन द बुक। अगर मैं ऑथर की बात करूं स्टीवन पिंकर की, तो ही इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स ऑफ आवर एरा, ऑफ आवर टाइम। ही इज़ बेसिकली अ प्रोफेसर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगर मैं टाइम मैगज़ीन की बात करूं तो इनका शुमार 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स में होता है। अगर मैं प्रॉस्पेक्ट मैगज़ीन की बात करूं तो इनका शुमार 100 टॉप जो है वो इंटेलेक्चुअल थिंकर्स के अंदर होता है। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो इनका शुमार ग्लोबल मोस्ट 100 थिंकर्स के अंदर इनका जो है वो शुमार होता है। दूसरी बात, द अमाउंट ऑफ एविडेंस। तो पिंकर ने जो भी बातें की हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स इस बुक में दिए हैं, उसके लिए साउंड एविडेंस विद क्रेडिबल सोर्सेज को कोट किया है, जिसको चैलेंज करना एक आम रीडर के लिए या किसी भी के लिए भी इतना आसान नहीं है। अब चलते हैं कि पिंकर ने किन चीज़ों के बारे में, किन चीज़ों की एग्जाम्पल्स देकर ये प्रूफ किया है कि द वर्ल्ड इज़ गेटिंग प्रोग्रेस। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ सेफ्टी, सिक्योरिटी या वॉर की, तो कॉमन परसेप्शन ये है इन द कंटेम्प्रेरी एरा में, अगर हम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देखें, गज़ा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, इससे पहले सीरियन सिविल वॉर, रोहिंग्या क्राइसिस, तो ये लगता है कि दुनिया में जंगें बढ़ती चली जा रही हैं और हम जो है वो एक इनसिक्योर एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। पिंकर कहते हैं ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा सा जूम आउट करके एनालिसिस करना चाहिए और हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर नज़र रखना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हम पास्ट में देखें, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में देखें, तो वॉर बेसिकली इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। चाहे वो पेल्पोनेशियन वॉर्स हों प्री हिस्टोरिक टाइम्स के अंदर, या फिर जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन की वॉर हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, नेपोलियनिक वॉर्स हो, 1849 के फेल रेवोल्यूशंस हो, या फिर वर्ल्ड वॉर वन हो, वर्ल्ड वॉर टू हो, हमें कंटिन्यूएशन के साथ जो है वो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं, हमें टोटल वॉर्स नज़र आती हैं, हमें सिविल वॉर्स नज़र आती हैं। जबकि पिंकर कहते हैं कि अगर हम कंटेम्प्रेरी एरा को देखें पिछले 60-70 ईयर्स में, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से दुनिया जो है एक लॉन्ग पीस एरा के अंदर, एक लॉन्ग पीस पीरियड के अंदर एंटर हुई है, जिसमें इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो डिक्रीज़ हुए हैं। वो कहते हैं तीन करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स की, यानी इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट की ड्यूरेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी लिथेलिटी, तीनों चीज़ों के अंदर जो है वो डिक्लाइन आया है। वो कहते हैं कि 1945 के बाद से हर साल एवरेज 3 इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हमें नज़र आते हैं। कुछ ऐसे साल हैं जिसमें इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हमें नज़र भी नहीं आते। यस, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि 2011 के बाद से ख़ास तौर पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने जो है यहाँ पर एक आउटलायर की हैसियत से जो है वो इमर्ज हुआ है, बट ओवरऑल इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स डिक्लाइन के ऊपर है। ना सिर्फ ये, वो कहते हैं कि जो जोग्राफिकल रीच है इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट की, वो भी श्रिंक हुई है। फॉर इंस्टेंस, वेस्टर्न यूरोप जो कि वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू में जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ लीथल वॉर्स, वहाँ पर इस टाइम के ऊपर वॉर अनइमेजिनेबल है बिकॉज ऑफ पीपल्स आइडेंटिटी विद यूरोपियन यूनियन। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर हम ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में बात करें, जहाँ पे वियतनाम वॉर नज़र आती है, चाइनीज सिविल वॉर नज़र आती है, जापानीज इन्वेजन्स नज़र आते हैं, आज वहाँ पर हमें कोई भी इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता।
दूसरे ऊपर अगर मैं बात करूं जेनोसाइड या मास किलिंग्स की, तो उसके ऊपर भी एक कॉमनली हेल्ड व्यू ये है कि फॉर इंस्टेंस अरब स्प्रिंग के बाद से द राइज ऑफ मिलिशियाज में अगर हम आईएसएस की बात करें तो उसने मास स्लॉटर किया, बोको हराम ने अफ्रीका के अंदर किया। अभी इसराइल कहा जाता है कि उसने गज़ा के अंदर एलिजिटली जो है वो जेनोसाइड कमिट किया है। तो वर्ल्ड में जो है वो मास किलिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं। बट अगेन स्टीवन पिंकर इस परसेप्शन को चैलेंज करते हैं विद स्टैटिस्टिकल प्रूफ कि अगर हम जूम आउट करके एनालाइज करें और हिस्ट्री को एविडेंस बनाकर जो है इसको जो है वो ऑब्जर्व करें, तो हमें नज़र आएगा कि जेनोसाइड और मास किलिंग्स जो कंटेम्प्रेरी एरा में हैं उसको पास से कंपेयर करें तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। फॉर इंस्टेंस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन द मास किलिंग इन द जेनोसाइड्स कमिटेड बाय स्टालिन, हिटलर, इंपीरियल जापान। जबकि अभी हम देखें तो हमें आईएसएस या बोको हराम या फिर दूसरी जो मिलिशियाज हैं 4,000 5,000 जो है वो उनमें लोगों की जो है वो डेथ होती हुई नज़र आ रही है। यानी अगर हम पास से कंपेयर करें तो वर्ल्ड में हर डायमेंशन के अंदर हमें प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। फिर जी तीसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होती है, चाहे वो आप फोर्ब्स की मैगज़ीन उठाएं, ऑक्सफॉर्म की स्टैटिस्टिक्स उठाएं, तो वो बात होती है इनइक्वालिटी की। थॉमस पिकेटी एक बहुत मार्क्सिस्ट जो है वो थिंकर हैं, उनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। उसके अंदर भी उन्होंने ये प्रूव किया है कि इनइक्वालिटी इज़ गेटिंग वर्स विद ईच पासिंग ईयर। स्टीवन पिंकर अगेन इस बात को चैलेंज करते हैं। वो एक बुक का रेफरेंस देते हैं जो कि फ्रैंकफर्ट की बुक है, नाम भी बुक का इनइक्वालिटी है, 2011 की पब्लिकेशन है। वो कहते हैं कि हमारा कन्फ्यूजन ये है कि हम इनइक्वालिटी को जो है वो पुअर्टी के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मोरली ऑब्जेक्शनेबल जो चीज़ है वो पुअर्टी है, वो इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम लंप फैलेसी का शिकार हैं। अब लंप फैलेसी किसे कहते हैं? वो कहते हैं कि लंप फैलेसी ये है कि हम ये समझते हैं कि वेल्थ जो है वो फाइनाइट है, और अगर एक बंदे के पास ज़्यादा वेल्थ आ जाएगी तो बाकी लोगों के पास वेल्थ कम होगी और वो महरूमी का शिकार हो जाएंगे और वो गरीब हो जाएंगे। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो दुनिया में वेल्थ का जो इंक्रीज़ है वो मैनी फोल्ड है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट की बात करें तो सिंस 1820 ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट जो है वो 100 फोल्ड इंक्रीज़ हुई है, और सिंस इनलाइटनमेंट एरा अर्ली 18 सेंचुरी की बात करूं तो ये 200 फोल्ड जो है वो वेल्थ इंक्रीज़ हुई है। इसी तरह अगर मैं पुअर्टी की बात करूं, एक्सट्रीम पुअर्टी की यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो एक्सट्रीम पुअर्टी इंडेक्स है सिंस 1820, तो हमें देखते हैं कि 1820 में जो एक्सट्रीम पुअर्टी रेट था वो 90% था, और अब जो एक्सट्रीम पुअर्टी रेट है दुनिया का वो 10% है। इसका मतलब जो है नॉट ओनली रिच इज़ गेटिंग रिचर बट पुअर इज़ ऑल्सो गेटिंग रिचर। बट हमें ये क्यों महसूस होता है, या इनइक्वालिटी की बात क्यों इतनी ज़्यादा होती है? वो कहते हैं कि इसकी बात इसलिए इतनी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना कॉल्ड रिलेटिव डेप्रीविएशन। अब रिलेटिव डेप्रीविएशन क्या है? रिलेटिव डेप्रीविएशन ये है कि अगर आपके पास एक गाड़ी आ जाती है, पहले आप बाइक पे ट्रैवल करते थे और अब आपके पास एक गाड़ी आ जाती है, तो रिच या प्रोग्रेस महसूस करने के बजाय हम ये सोचने लग जाते हैं कि दूसरों के पास क्या चीज़ मौजूद है। अगर मेरे नेबर के पास एक गाड़ी की जगह 3 गाड़ियाँ आ गई हैं और एक गाड़ी की जगह 4 गाड़ियाँ आ गई हैं, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बेटर मैं ये महसूस करूँगा कि मैं जो हूँ हर गुजरते साल के साथ मैं जो हूँ वो गरीब होता चला जा रहा हूँ, या मेरी डेप्रीविएशन बढ़ती चली जा रही है। सो बिकॉज ऑफ रिलेटिव डेप्रीविएशन हमें ये लगता है कि द पुअर इज गेटिंग पुअरर विद ईच पासिंग ईयर। फिर वो इनक्वालिटी को इंडेक्स को डायरेक्टली भी चैलेंज करते हैं विद गिनी इंडेक्स ऑफ इनक्वालिटी, जिसमें वो ये प्रूफ करते हैं कि फ्रॉम 1820 से लेके 2013 तक जो ग्लोबल या इंटरनेशनल इनक्वालिटी का ग्राफ है वो डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की,
ह्यूमनिज़्म की, तो वो ये बात प्रूफ कर रहे होते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन राइट्स में, ह्यूमन राइट्स की जो है वो स्प्रेड के अंदर जो है वो बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वुमेन की इंक्लूजन में बात करूं, एजुकेशन के अंदर, लीडरशिप के अंदर, वर्क फोर्स के अंदर, तो हमें बड़ा तेज़ी से जो है वो ये ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड को फॉलो करते हुए नज़र आता है। इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी, जो कि पहले एक सिन समझा जाता था, दुनिया में उसको भी बड़ा एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसको भी एक ह्यूमन राइट्स कंसीडर किया जाता है। और स्टीवन पिंकर ये बात कहते हैं कि ये प्रूफ है कि ह्यूमैनिटी जो है वो प्रोग्रेस कर रही। इसी तरह चाइल्ड लेबर हो गई, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो गई, सेक्सुअल हैरासमेंट हो गई, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेसेस हो गई, इन सब इश्यूज़ का लाइमलाइट में आना ये बात की प्रूफ है कि ह्यूमैनिटी इज़ मेकिंग प्रोग्रेस। इसके अलावा भी उन्होंने कई बातों के ऊपर जो है वो डिस्कशन की है, जिसमें डेमोक्रेसी है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, एंड ह्यूमन स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हाउ कुड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ, वाई वी आर गेटिंग प्रोग्रेस, हम ये प्रोग्रेस क्यों कर रहे हैं। तो इसका आंसर यह है कि बिकॉज ऑफ इनलाइटनमेंट आइडियाज़। अगर मैं बात कर लूँ, सिर्फ वॉर की ही बात की जाए, तो पहले वॉर एक्सेप्टेबल क्यों थी, अब वॉर एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, तो पिंकर कहते हैं इसकी दो वजह हैं। पहली है इनलाइटनमेंट आइडियाज़, चेंजेस इन ह्यूमन माइंड। डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर वॉर को जो है वो अनएक्सेप्टेबल करार दिया है, वॉर को इलीगल करार दिया है, और पीस को एक्सेप्ट किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, या जो पिंकर ने लिखा है बुक में, इमैनुअल कांत के जो डेफिनेटिव आर्टिकल्स ऑफ पीस थे, यानी जो लिबरल थिंकर्स थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने आइडिया ऑफ वॉर को निगलेक्ट किया। चाहे वो इमैनुअल कांत हो या विल्सन हो या इस तरह के डिफरेंट लीडर्स हों, उन्होंने आइडिया ऑफ वॉर को निगलेक्ट किया। फिर जी दुनिया में चेंज ऑफ वैल्यूज़ भी हुई हैं। पहले वॉर एक्सेप्टेबल थी थ्रू जस्ट वॉर थ्योरी, अब जो न्यू लॉज बनाए गए थ्रू लीग ऑफ नेशंस या यूनाइटेड नेशंस के थ्रू या कैलॉग ब्रियंट पैक्ट के थ्रू, उसमें वॉर को जो है वो अनएक्सेप्टेबल करार दिया गया, उसको इलीगल करार दिया गया। फिर डिफरेंट फिनोमेनाज आए, जिसमें डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है कि जैसे ही डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का राइज होता है, दुनिया में डेमोक्रेसी फैलती है, तो दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर है वो कम होती चली जाती है। फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया यूरोपियन यूनियन के थ्रू या यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, और उसने भी वॉर की प्रोबेबिलिटी को जो है वो कम किया। फिर सवाल पैदा होता है कि भाई फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि वेल्थ क्यों बढ़ी या पुअर्टी डिक्लाइन क्यों आई। वो कहते हैं कि इसका जो रीज़न है वो डिक्लाइन ऑफ कम्युनिज्म है, ग्लोबलाइजेशन का राइज है, और एक ऐसी लीडरशिप का राइज है जिसने जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन के आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इन तमाम फैक्ट एंड फिगर्स के बावजूद, हिस्टोरिकल एविडेंस के बावजूद, हम ये क्यों समझते हैं कि वी आर गेटिंग वर्स विद ईच पासिंग ईयर। इसका आंसर भी स्टीवन पिंकर अपनी बुक में देते हैं। वो ये कहते हैं कि अवेलेबिलिटी बाइस एंड नेगेटिविटी बाइस की वजह से हम ये समझते हैं कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। अवेलेबिलिटी बाइस ये है कि जो इजीली इंफॉर्मेशन मौजूद है, इंस्टाग्राम्स की रील्स के ऊपर मौजूद है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या न्यूज़ के ऊपर, हमें अक्सर जो है वही बातें नज़र आती हैं जो अभी अवेलेबल हैं या कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस अगर कोई एयरप्लेन क्रैश हो जाएगा और उसकी न्यूज़ बार बार चलाई जा रही होगी, तो एक कॉमन परसेप्शन ये है कि हम ये समझने लग जाते हैं जो एयर ट्रैवल है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू ट्रैवल थ्रू कार। लेकिन हकीकत में अगर हम स्टैटिस्टिकल प्रूफ देखें तो एयर ट्रैवल जो है वो सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल है, और जो ट्रैवल थ्रू कार है उसके अंदर एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ अवेलेबिलिटी बाइस। नेगेटिविटी बाइस ये है कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन की तरफ ह्यूमन इंक्लाइंड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, और नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। दैट इज़ वाई जो है वो हम ये समझते हैं कि द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वर्स विद ईच पासिंग ईयर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस बुक में जिसको काउंटर किया जा सकता है या जिसके ऊपर जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स के चैप्टर में स्टीवन पिंकर ने जो है वो डाउन प्ले किया है थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को, न्यूक्लियर डिज़ास्टर को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थ्रेट को।
जिसको ऊपर जो है वो डिबेट हो सकती है। इसी तरह जो ड्राइज ऑफ डेमोक्रेसी है या प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो दुनिया में राइज हो रहे थे, उनके अंदर भी जो है वो कमी आई है। अगर हम डेमोक्रेटिक इंडेक्स भी उठा कर देखें तो हमें ये नज़र आता है कि जो क्लोज डेमोक्रेसीज़ हैं या ऑटोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर इजाफा हुआ है कंटेम्प्रेरी एरा में एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में। तो ये भी एक जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है स्टीवन पिंकर की बुक को। In a nutshell, it is a good book. It is a very good book. Evidence based book है जो आपके commonly held perception को challenge करेगी और आपको एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देगी। तो आप किसी भी पेपर में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छे आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। इस बुक को ज़रूर रीड करें, ना सिर्फ रीड करें बल्कि इससे नोट्स मेकिंग भी करें ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में, आपकी नॉलेज में और आपके इंटेलेक्चुअल होराइजन में इजाफा हो। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।